विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हिंदी लोक भारती कविता क्रमांक 4 किताबें, इसका बाकी बचा भाग हम देखने वाले हैं। मैं उमेश गंगाधर मोहोड, क्रीड़ा शिक्षक, जीवन विकास विद्यालय, आप सभी विद्यार्थियों को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने कविता का परिचय, पद्य संबंधी जानकारी ली है एवं कविता के अंदर दो पंक्तियाँ, किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से और गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, ये दो पंक्तियों का भावार्थ हमने समझने की कोशिश की है। अभी हम आगे देखते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, यह पंक्ति देखने की कोशिश करेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। हम इसमें कुछ शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, उधड़े उधड़े यानी कि अस्ता व्यस्त। कोई सफ़ा पलटता है, सफ़ा यानी कि पन्ना, तो एक सिसकी निकलती है, सिसकी यानी कि आँखों से आंसू निकलना। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, लफ्ज़ यानी कि शब्द, मानी यानी अर्थहीन, मानी गिर पड़े हैं अर्थहीन। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, अल्फाज यानी कि शब्द। विद्यार्थी मित्रों, जो मैंने यहाँ पे शब्दों के अर्थ बताए हैं वह आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अभी हम इस पंक्तियों का भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे किताबें रिश्ते संबंधी के बारे में बताती है, यानी कि रिश्तों और संबंधों के बारे में बताती है। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालात देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलती है, यानी कि गले से क्या निकलने लगती है? सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला है। तो यह कवि ने यहाँ पे इस प्रकार इसका भावार्थ समझाने की कोशिश की है। तो आगे देखते हैं हम। आगे की पंक्ति है, जुबान पर जो जायका आता था, जुबान पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ कहा वह खुलता चला जाता है पर्दों पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम कुछ कठिन अक्षरों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। जायका का मतलब होता है स्वाद। क्या होता है? जायका यानी स्वाद। और सफ़ा जब भी बताया था अपन ने, सफ़ा यानी कि पन्ना। तो ये, और किताबों से जाती है राबता, राबता यानी संपर्क या संबंध। क्या होता है? राबता यानी संपर्क या संबंध। अभी इसका भावार्थ समझते हैं हम लोग। विद्यार्थी मित्रों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पुष्ट पलटने के तरीक़ों के बारे में यहाँ बताते हैं। कहते हैं कि किताबों के पुष्ट पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पुष्ट पलक झपकते ही बदल जाते हैं। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कई पुष्ट खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट चुका है। इस प्रकार इस पंक्तियों में भावार्थ समझाया गया है। अब हम आगे की पंक्तियों की तरफ चलते हैं। कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में
लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम्न सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वह सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इन पंक्तियों का हम भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम यहाँ समझेंगे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, रिहल यानी कि स्टैंड, जो किताबें पढ़ने के लिए जो लकड़ी का स्टैंड होता है उसको रिहल कहते हैं। निम्न सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी पर, जबी यानी माथा। वो सारा इल्म यानी ज्ञान, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। आइंदा है ना हमेशा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय ये किताबों को छाती पर रखकर लेट जाते थे। यानी कि देखिए, हम लोग जब किताब पढ़ते हैं लेटे हुए तो हम उसको अपने सीने पर रख देते हैं, तो छाती पर रखकर लेट जाते थे। कभी उसे गोद में रखकर, कभी घुटनों पर रिहल की तरह, रिहल यानी कि स्टैंड, कभी घुटनों पर रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उस माथे पर चढ़ाते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे। यानी कि हम लेटे हैं तो हम लोग क्या करते थे, अगर आँख लग जाए तो हम उसको माथे पर रख देते थे, ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। यह अतिशयोक्तिपूर्ण इसमें यहाँ कवि ने इसको समझाया है। अब हम आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। इसमें कठिन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। और महके हुए रुक्के यानी चिट्ठी या संदेश पत्र। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती है। आपने देखा होगा, पहले ये कंप्यूटर नहीं था या टीवी नहीं थी, तो स्कूल कॉलेज में एक ही बहाना होता था, किताबें। जब कोई लड़का या लड़की अपने प्रेम को जाहिर करते थे, उस समय किताबों का बहुत बड़ा आधार बना करता था। आदान प्रदान के माध्यम से उसके अंदर में सूखे फूल रखा करते थे, सूखी पत्ती रखा करते थे, अपनी प्यार की चिट्ठी रखा करते थे, या फिर दोनों में टकराव हो जाता था, किताबें गिर जाती थी, तो ऐसे में उनका प्यार को उफान आ जाता था। तो ये सब उस ज़माने में हुआ करता था। लेकिन अभी कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं रहा। किताबों से कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र लिख कर रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूखे जाने पर संभाल कर रखते थे। वे उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों की ज़िंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि अब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे, शायद वो अब नहीं बनेंगे। ऐसा इस कविता के भावार्थ के रूप में कवि ने समझाने की कोशिश। विद्यार्थी मित्रों, यह कविता यही समाप्त होती है। अभी आपको यहाँ पे कुछ स्वाध्याय दिया गया है, वहाँ आपका डेली नोट्स पर छुड़ाना है। आगे हम देखेंगे जूलिया। धन्यवाद।